हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 BRBTC का। इसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कहानी का शीर्षक सीधे से है कि विद्यालय में सांप हाथ में दम है। स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था। सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षक तथा बाहर से आए स्वच्छता कर्मी बच्चों को बता रहे थे कि शौच की बात, खाने के पहले, किसी खाने या पीने वाली वस्तु को छूने के पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। पानी और भोजन को साफ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। आप बता सकते हैं सफाई की ज़रूरत हमें क्यों है? आरंभ में बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे। जब उन्हें बताया गया कि हमारे आसपास मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर अनेक जीव है, ऐसे जीव जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तब बच्चों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब इसमें कुछ बॉक्स में दिया हुआ है कि आपने गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास अवश्य किया होगा। मिट्टी की ये सौंधी खुशबू कहाँ से आती है? वास्तव में ये खुशबू मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। धूल में पानी की छींटें पड़ने पे पानी के छींटों के साथ उड़कर हमारे नाकों तक खुशबू पहुंचती है। सूखे धूल में हम इस खुशबू का एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि जल में घुलने के बाद इसकी महक महसूस की जा सकती है। सजीवों का एक अद्भुत संसार भी है जिन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये असंख्य अनगिनत है। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से हम देख सकते हैं, और आपके विद्यालय के विज्ञान किट में यह यंत्र अवश्य होगा। इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए हम सूक्ष्मदर्शी की इस अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास करें। इसमें क्रियाकलाप क्या करना है? शीशे के एक गिलास या कटोरे में बगीचे के किसी पेड़ के नीचे की गीली मिट्टी लीजिए। जल की कुछ मात्रा डालकर उसे अच्छी तरह मिलाइए। गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मिट्टी के कण गिलास कटोरे की पेनी में बैठ जाएंगे। अब आप गिलास की पानी की एक बूंद स्लाइड लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। ठीक है। इस तरह के क्रियाकलाप के लिए आप अपने आसपास के गड्ढे, तालाब या पोखर के जल का उपयोग कर सकते हैं। आपने क्या देखा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करते समय आपने कुछ गतिशील संरचना को देखा। वास्तव में ये गतिशील संरचना जिन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, ये सूक्ष्मजीव होते हैं। देखिए, ये पावरोटी पे भी कवक आप देख रहे हैं। इसको हम तभी देख पाएंगे जब सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। तो ये छोटे छोटे होते हैं। अब आते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है सूक्ष्म जीवों को। ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में जानिए, जिससे आप सूक्ष्म जीव को देख पाते हैं। आप अपनी आंखों से किस हद तक छोटी वस्तु का अवलोकन कर सकते हैं? क्या आप उनकी माप बता सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की ही वस्तु को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें, लाखवें और उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्मजीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है। हमारे विद्यालय के विज्ञान किट या प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्मदर्शी का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। पिक्चर 7.2 देखिए। अच्छा, क्या है 7.2? देख लीजिए आप। ये एक सूक्ष्मदर्शी का बना हुआ चित्र है। सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है। ठीक है। ऊपर लगे लेंस जिसे हम देखते हैं ना, उसको हम नेत्रिका कहते हैं। नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं, जिसे वस्तु लेंस कह सकते हैं। देखिए, 2 या 3 लेंस लगा हुआ वस्तु लेंस कहते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे होते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है जिनके बीच गोलाकार छिद्र होता है। इस छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड रखते हैं। ठीक है। सबसे नीचे एक दर्पण होता है। इसकी सहायता से प्रकाश पुंज को जो है ना क्या करते हैं, छिद्र में फोकस किया जाता है। और नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी घुंडी लगी होती है।
सूक्ष्मजीवों की इस अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है महान डच वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, इनकी द्वारा करामाती यंत्र की खोज से। उन्होंने सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी 1668 में बनाया था। ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे जीव को देखा जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लगभग 200 वर्षों के बाद लुईस पाश्चर ने बताया कि किण्वन सूक्ष्मजीव इष्ट के कारण होता है। सूक्ष्मजीव की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अनेक जीव वैज्ञानिक ने सूक्ष्मजीवों के अद्भुत संसार के बारे में रोचक जानकारियाँ दी। ये जानकारियाँ आगे की खोज जो अभी जारी हुई है उनके लिए उपयोगी साबित हुई। सूक्ष्मजीव का वर्गीकरण। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्मजीवों से भिन्न अतिसूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का भी एक वर्ग है। विषाणु जो होता है अपनी संरचना और लक्षण के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग विषाणु के बारे में क्या बोल रहे थे? विषाणु जो होता है अपने संरचना और लक्षण के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इनमें व्यवस्थित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है तब ये सजीव से भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें अनुकूल परिस्थितियों में अपने पड़ोसी के शरीर में वृद्धि और विकास और गुणन करते हैं, अतः ये सजीव के समान ही प्रतीत होते हैं। वास्तव में विषाणु के संबंध में अभी यह स्थापित नहीं हो पाया कि सजीव है या निर्जीव। कुछ वैज्ञानिक उन्हें सजीव मानते हैं और कुछ उनको निर्जीव मानते हैं। यानी कुछ वैज्ञानिक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा रेखा पर स्थित मानते हैं। ये कुछ पिक्चर है, अब देख लीजिए जीवाणु का कैसे होते हैं और कुछ नाम, और यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीवों के पिक्चर दिए हुए हैं: क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, एस्परजिलस, पेंसिलियम, उसके बाद राइजोपस। ये सब सूक्ष्मजीवों के पिक्चर दिए। अब आते हैं सूक्ष्मजीवों का निवास स्थान। सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं, हमारे आसपास, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर और बाहर, सभी जगह सूक्ष्मजीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। बर्फीली चट्टान, गर्म झरने, मरुस्थल, समुद्र की तली, दलदल आदि सभी जगहों पे कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ परजीवी या सहजीवी रूप में दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक समूह या झुंड में पाए जाते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए दोस्त भी होते हैं, कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्त में कैसे सूक्ष्मजीव होते हैं। देखिए वे सूक्ष्मजीव होते हैं ये औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका जैसे चिकित्सीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो देखिए घरेलू उपयोग में क्या इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग घरेलू में होता है कि दूध से दही बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। क्यों होता है? वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है जो दूध में तेजी से गुणन कर दूध को दही में बदल देता है, और जीवाणु की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जीवाणु के कारण जलेबी, इडली, डोसा आदि को स्वादिष्ट रूप में बनाना संभव हो पाया है। बेकरी उत्पाद जैसे पाव रोटी, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। आपने सोचा है कि पाव रोटी, केक आदि इतने मुलायम और फूले फूले क्यों होते हैं? ये सब प्रयोग है। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा गूथा हुआ मैदा जो फूला और उठा हुआ है आरंभिक मात्रा की तुलना में अधिक लग रहा है, इसकी आयतन में वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्मजीव है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वो तेजी से जलन करने लगता है। इसके शोषण के कारण काफ़ी मात्रा में जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण मैदा में खमीर बनता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। गुदा मैदा फूला या उड़ जाता है। क्या गुदे मैदे के स्वाद में कोई परिवर्तन होता है? पता कीजिए। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होते ना तो हमें स्वादिष्ट जलेबी, इडली, डोसा, दही, पनीर, बेकरी उत्पाद आदि मिल पाते। देखिए वाणिज्य में भी इसका उपयोग होता है, औद्योगिक में भी इसका उपयोग होता है। क्या होता है बताता हूँ मैं।
घरों में आपने सिरका का अवश्य उपयोग किया होगा। आपको पता है सिरका किससे बनता है? सिरका ईख, जामुन और फलों से बनता है, जिसमें सूक्ष्मजीव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईख और अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है। सूक्ष्मजीव ईस्ट प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया करके उसको सिरका में बदल देता है और औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल, सिरका और एसिटिक एसिड के निर्माण में ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीव जो होता है ना, जो जौ, गेहूँ, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया करके उसे अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने 1857 में किया था। क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है, क्या है इसमें हुआ है? एक बीकर या कांच का बड़ा गिलास लीजिए, इसमें 3/4 पानी लीजिए, 3-4 चम्मच चीनी मिलाइए, घोल में आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, घोल को गर्म खुले स्थान पर ढक कर रखिए। 5-6 घंटे के बाद घोल को सूंघ कर देखिए कि आपके घोल में कोई गंध पाते हैं। यह घोल की गंध जो है अल्कोहल की है। ईस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप चीनी अल्कोहल में बदल जाती है। ठीक है, तो ये सब क्रियाकलाप है। इसके बाद एक बैलून वाला भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चूना जल में क्या बैलून को दिया हुआ है कि एक परखनली लेना है या कांच की लंबी पतली शीशी लेना, उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट पाउडर लेना है, 3/4 पानी डालना है। परखनली के मुंह पे एक छोटा बैलून बांध के रखिए। घोल वाली परखनली को किसी गर्म खुले स्थान पर 24 से 36 घंटा तक छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या बैलून का आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक परखनली में चूना जल लीजिए, बैलून में कठिन गैस को चूना जल वाली परखनली प्रवाहित कीजिए, परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। चूना जल के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? बैलून में इकट्ठी जो गैस है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कारण चूना जल का रंग जो है ना दूधिया हो जाता है। वास्तव में ईस्ट चीनी के घोल में तेजी से घुलन करते हैं और श्वसन क्रम में CO2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, एक और उपयोग है औषधि, मेडिकल में भी इसका उपयोग होता है। आप सुनते हैं बीमारी की स्थिति में चिकित्सक एंटीबायोटिक यानी गोली जो कैप्सूल या सुई के रूप में देते हैं। कटने, फटने, चोट लगने, बुखार, खांसी, ऑपरेशन आदि में इस प्रकार की दवा का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक दवाई जो होती है ना, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये एंटीबायोटिक दवाई भी सूक्ष्मजीवों के संवर्धन से बनती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि के संवर्धन कर लिया जाता है। देखिए, तो सूक्ष्मजीव से एंटीबायोटिक की खोज की कहानी बहुत ही रोचक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवों को प्रयोगशाला में संवर्धन कर रहे थे जिनसे जीवाणु जनित रोग से बचाव हो सके। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नज़र संवर्धन प्लेट पर कुछ फफूंद के बीजाणुओं पर पड़ी। गहरे अवलोकन के बाद उन्होंने देखा फफूंद जो है ना जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे हैं। फफूंद बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट करते रहे। तब उनको समझ आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही। इसी प्रकार उस जीवाणु रोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई है। वास्तव में एंटीबायोटिक का उपयोग व्यापक स्तर से किया जा रहा है, न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्मजनित रोगों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारे शरीर में विशेष रूप कर आहार नाल में पाए जाने वाले हमारे मित्र सूक्ष्मजीव जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करता है को नष्ट कर देता है। इससे हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता है। 2 बूंद जिंदगी की यह नारा आप अक्सर सुनते और देखते हैं। यह किस बीमारी से बचाव से संबंधित है? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो विषाणु से बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। हमारे शरीर में सूक्ष्मजीवों के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचने के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। यह टीका या वैक्सीन ही सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाया जाता है। बचपन में आपको इनमें से कई रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए गए होंगे। आपको कौन कौन से टीके लगाए गए, वे किन किन रोगों से आपको बचाव करते हैं, सूची बनाना। चेचक के टीके की खोज 1798 में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक की टीके की खोज 1798 में। वैक्सीन में रोग के कारक सूक्ष्मजीव को कमजोर बनाकर
सूक्ष्म मात्रा में शरीर में डाला जाता है। ये इतना कमज़ोर होता है रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन शरीर इसके विरुद्ध प्रतिरोधी पदार्थ बना लेता है। यही प्रतिरोधी पदार्थ हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है और सूक्ष्म जीव के द्वारा भविष्य में होने वाले संक्रमण से हमें बचाता है। अब आते हैं कृषि में सूक्ष्म जीव क्या होता है। आप जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। पेड़ पौधों के उचित विकास और खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है, लेकिन पौधों में यह क्षमता नहीं होती कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सके। ये पौधे को इस कार्य में कुछ जीवाणुओं नीले हरे शैवाल मदद करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे के उपयोग के लायक बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब आता है कि जो सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूक्ष्मजीव कहने का मतलब है कि हमारे कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं तो दूसरी ओर कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं हमें हानि पहुंचाती है। ये मनुष्य और जीव जंतु पौधों आदि के अनेक रोगों का कारण है। ये हमारे भोजन पानी और अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए सूक्ष्मजीवों की हानिकारक प्रभाव की जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में सूक्ष्मजीव जनित रोग। आप जानते हैं सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ ऐसी जगह उपस्थित है, ऐसी स्थिति में ये आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, हमारे श्वास भोजन पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या जंतुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं को काटने से ये हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। आप अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित होते देखा होगा। घर में एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरे सदस्य भी से प्रभावित होने लगते हैं। ये विषाणु या वायरस संजनित रोग होता है। ग्रसित व्यक्ति के छींकने या जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं और संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सांस के माध्यम से पहुंचकर उसे संक्रमित कर देते हैं। जल वायु भोजन वस्त्र शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोग को संचरणीय रोग कहते हैं। सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा चिकन पॉक्स क्षय रोग सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आए तो पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वास नली के आसपास जो जीवाणु रहते हैं ये हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम पे होते हैं, लेकिन जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के संपर्क का जीवाणुओं का तापक्रम अचानक गिर जाता है। तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणुओं में प्रजनन दर तेज कर देता है। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। यही कारण जब मौसम बदलता है तब तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे आसपास होने वाले जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इससे हम प्रभावित होते हैं। जब मौसम एक सा रहता है तो हमारे ऊपर जीवाणु आक्रमण कम हो जाता है। कहा गया है रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उससे बचाव सबसे उत्तम उपाय है। जब कभी सर्दी जुकाम हो, छींकते समय मुंह नाक पर साफ और स्वच्छ रुमाल रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखें। भोजन पानी और स्वच्छ पानी पर ढक कर रखें। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, जनित रोग संपर्क के अतिरिक्त कुछ कीटों और जंतुओं के माध्यम से फैलते हैं। वास्तव में ये कीट या जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के वाहक का कार्य करते हैं। इन्हें रोग वाहक कहा जाता है। मलेरिया डेंगू टाइफाइड आदि सूक्ष्मजीव जनित रोग के प्रसार में इन रोग वाहक की भूमिका होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। जब ये मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो ये रक्त के साथ उसके शरीर में चला जाता है, जहाँ यह गुणित होता है। पुनः जब मादा एनोफिलीज मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले घरेलू मक्खी रोग वाहक। मक्खियाँ घरेलू गंदे स्थान पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। पुनः जब ये भोजन पदार्थ पर बैठते हैं तो रोगाणु भोजन पदार्थ को संदूषित कर देते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार का संदूषित भोजन करता है वो संक्रमित हो जाता है। हमें भोज्य पदार्थों और पेयजलों को ढक कर रखना चाहिए। खुला या बिना ढका भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसके बचाव क्या उपाय है?
तो रोगवाहक कीटों और जंतुओं को उत्पन्न होने से रोका जाए। ऐसी स्थितियां ना बनने दी जाए जो उनके उत्पन्न होने या बढ़ने में सहायक। इसके लिए आवश्यक है हम अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें, कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें, कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटान करें, भोजन पानी को ढक कर रखें। घर के आसपास की जगह जहाँ पानी का जमाव हो, जैसे नाला एवं गड्ढों में समय समय पर किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। अब इस तालिका में दिया है कुछ सूक्ष्मजीव जनित रोग, जैसे क्षय रोग होता है। इसका रोग कारक कौन है? जीवाणु। और ये वायु से आता है और इसको उपाय है रोगी व्यक्ति को अलग रखिए। खसरा भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है। ये सब हवा के माध्यम से होता है। ठीक है। पोलियो भी वायरस से होता है। देखिए, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सब वायरस के द्वारा हुआ विषाणु। क्षय रोग बस जीवाणु से होता है। हैजा होता है वो जीवाणु से होता है। हैजा, टाइफाइड, देखिए क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड ये सब जीवाणु से। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन ये मच्छर के वजह से होता है। यानी हमने क्या पढ़ा? क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, जीवाणु। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, मलेरिया। अब आते हैं पौधे और जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव मनुष्य को नहीं, तो ये पौधे जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, नींबू, टमाटर आदि पौधों में सूक्ष्मजीव के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से उनकी वृद्धि उपज प्रभावित होती है। सूक्ष्मजीव द्वारा पौधे में उत्पन्न होने वाले कुछ रोग की जानकारी दी गई है। जैसे बादलों में गेहूँ का रस्ट, ये कवक सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, वायु और बीज के माध्यम से आता है। नींबू का कैंसर जीवाणु, भिंडी का पित्त रोग वायरस। ठीक है। ये कीट का सूक्ष्मजीव द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला भयानक रोग एंथ्रेक्स है। यह जीवाणु द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1976 में इस बीमारी के कारण जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। इसके अतिरिक्त गाय में खुर और मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता है। जो एंथ्रेक्स रोग है वो जीवाणु कारण होता है और गाय वाला जो है विषाणु होता है। आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आप समझ रहे हैं नाम से कि इसमें भोजन को अगर स्वच्छता के साथ सुरक्षित ना रखा जाए तो भोजन खराब हो जाता है। खासकर गर्मी और वर्षा के मौसम में पकाया गया भोजन पदार्थ जल्दी खराब हो जाता है, उससे गंध आने लगती है, स्वाद खट्टा हो जाता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हमें उल्टी, डायरिया आदि का शिकार हो जाते हैं। वास्तव में ये स्थिति खाद्य विषाक्तता की वजह से होता है। खाद्य पदार्थों का ये प्रदूषण सूक्ष्मजीव के कारण होता है। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? खाद्य सामग्रियों में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इससे भोजन खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है और ये कभी कभी जानलेवा हो सकता है। ये आवश्यक है हम अपने भोजन को सूक्ष्मजीवों से संदूषित होने से बचाएं। अब आता है खाद्य परीक्षण क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन। क्या आपने देखा है जब सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं? सूक्ष्मजीव पकाए गए भोजन के साथ कच्चे खाद्य सामग्रियों का भी खराब कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उचित परिरक्षण इसका करना चाहिए। कुछ तरीका इसको वजह से हम इसको कर सकते हैं। खाद्य परिरक्षण, पहला है निर्जलीकरण। प्रायः इस तरीके का उपयोग हमारे घरों में होता है। घर में आपने देखा होगा माँ दादी मौसमी सब्जियों और फूलगोभी, मेथी, आलू के पतले पतले टुकड़ों को धूप में सुखाकर सूखे डब्बों में अच्छी तरह से बंद करती है। जब उन सब्जियों का मौसम नहीं होता तब उनका उपयोग किया जाता है। सब्जियों को धूप में सुखाने पर उनमें जल या नमी की मात्रा कम रहती है। ऐसी स्थिति में सब्जियों आगे को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवहार योग्य रहती है। सेकंड, रासायनिक तरीका। कुछ रासायनिक खाद्य परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। अगर आपने घर में अचार बनते देखा होगा, उससे नमक, खाद, तेल और का उपयोग किया जाता है। नमक और खाद तेल सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे पदार्थ को परिरक्षक कहते हैं। जैम, जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि रासायनिक खाद्य परीक्षकों का उपयोग होता है। इनमें जेली और जैम लंबे समय तक खराब होने से बचे रहते हैं। अब नमक और चीनी द्वारा परीक्षण भी होता है। इसमें है कि मांस और मछली के परीक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली आदि के परीक्षण में हेतु भी किया जाता है। कुछ खाद्य सामग्रियों के परीक्षण हेतु चीनी का उपयोग किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है
उससे संदूषण करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। जैम, जेली, स्वेस आदि का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तेल और सिरका द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है कि खाद, तेल और सिरके का उपयोग प्रचुरता में किया जाता है। इनमें सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह पाते। अचार सूक्ष्मजीव के संदूषण से बच जाता है। तेल और सिरके का उपयोग सब्जियों, फलों और मछली और मांस के परीक्षण में किया जाता है। अब आता है गर्म और ठंडा करके। देखिए, आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि खाना गर्म करके खाना चाहिए और उबाल कर या गर्म करने से सब्जियों नष्ट हो जाते हैं। हमारे घरों में बचे हुए भोजन, हरी सब्जियों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फ्रिज का निम्न ताप सब्जियों की वृद्धि को रोकता है। भोजन या हरी सब्जी जल्दी खराब नहीं होती। अब आते हैं पाचरीकरण। आपने डेयरी से आने वाले दूध की थैलियों को देखा होगा। हाँ, तो ये दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि ये पाचीकृत होता है। पाचीकरण दूध को सूक्ष्मजीव से मुक्त करने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाचीकरण कहते हैं। पाचीकृत दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। भंडारण और पैकिंग। देखिए, इसमें क्या है, खाद्य सामग्रियों को लंबे अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने और सूक्ष्मजीवों को प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग अति आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डिब्बे प्रयुक्त होते हैं। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियां और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं। खाद्य परीक्षण के लाभ। इसमें क्या होता है, इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है। बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पे जहाँ कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होता है, वहाँ भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। बात है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं, राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है। ये देख लीजिए, दलहनी पौधा, दलहनी पौधे या मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे को उपयोगी रूप से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तड़ित विद्युत धारा द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडल में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वास्तव में यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। आइए सुनते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है। लगभग 78% नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। यह सजीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाला अनेक जटिल पदार्थों का विभिन्न अवयव है। सजीवों में यह प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, पर्णहरित आदि में उपस्थित होता है। लेकिन खास बात यह कि वायुमंडल में प्रचुरता से उपलब्ध होने के बाद भी सजीव इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते। यहाँ सूक्ष्मजीवों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मिट्टी तथा दलहनी पौधे के जड़ की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु नील हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। इन उपयोगी नाइट्रोजनी यौगिक का उपयोग पौधे मिट्टी से जड़तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधे द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग वे जंतु करते हैं जो पौधे पे निर्भर रहते हैं। जंतुओं द्वारा पेट पौधे द्वारा व्यवहृत नाइट्रोजन यौगिक एक बार फिर मिट्टी और वायुमंडल में पहुंचते हैं और मिट्टी में उपस्थित कवक और जीवाणु, जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ और जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजन अवशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ये यौगिक पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। यह गैस पुनः वायुमंडल में चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। फलतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग बनी रहती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे हुआ है।
देखिए लाइन कैसे हो, पहले वायुमंडल नाइट्रोजन का, इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे सेल द्वारा उसका स्थिरीकरण हुआ। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन करना हुआ। उसके बाद ये मिट्टी में अब ये नाइट्रोजन का यौगिक उपस्थित हो गया और पौधा उसको अवशोषित कर लिया। फिर उसके बाद जंतु उस पौधे को खा गया। फिर वो जंतु जो है वो उसकी मृत्यु होती है तो उससे नाइट्रोजन अवशिष्ट निकलता है। ठीक है।